नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग सीटेट पेपर 2 यानी कि जो 6 to 8 होता है उसमें हम लोग सामाजिक विषय यानी कि एसएस के विषय में स्टडी करना हम लोग प्रारंभ किया था। देखिए, बात करें एसएस की तो एनसीईआरटी बुक जो क्लास 6, 7, 8 की है वो कंबाइंड पूरा सिलेबस आपका सीटेट में दिया हुआ है। उसी को हम लोगों ने अध्ययन करना प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने इतिहास के सेक्शन को शुरू किया है। पिछली वीडियो हमने को थोड़ी बहुत मानव सभ्यता के विकास के विषय में देखा तथा हमने ये जाना कि कौन कौन सी जगह थी, कौन कौन सी नदी की जगह थी या कौन कौन सी नदी थी जहां पे मानव सभ्यता का सर्वप्रथम विकास देखने को मिलता है। जिसमें हमने एक पढ़ा था सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां। ठीक है, जो हमारे भारत देश की बात करें, जो सबसे विकसित आप कह सकते हैं या जो सबसे चर्चित मानव सभ्यता का जो विकास था वो कहाँ पे था? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास का जो इलाका था वहां पे था। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि यह सभ्यता 4700 साल पुरानी यानी कि आप कह सकते हो लगभग 4700 साल पुरानी सभ्यता है, या आप कह सकते हो कि इसी के दौरान या इस बीच में इसका क्या हुआ था, आपका उद्गम हुआ था। तो मोटा मोटा देखें तो 4700 से लेकर के 4700 से लेकर के लगभग 3900 साल पहले, ठीक है, 3900 साल पहले इस समय तक सिंधु नदी के किनारे या सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के जो नगर विकसित हुए उनको ही हम इस टाइम पीरियड में पढ़ते हैं। यानी कि लगभग लगभग अगर मोटा मोटा आप देखें 800 साल तक ये सभ्यता चली थी। अब ये सभ्यता कैसे आई, इसका विकास कैसे हुआ या इसकी खोज कैसे हुई, इसके विषय में थोड़ी छोटी सी कहानी है। आज 2024 चल रहा है, आज के लगभग 150 साल पहले, या आप किताब के अनुसार चलेंगे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 160 साल पहले वहां पे क्या हुआ, रेलवे लाइन बिछ रही थी। तब हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, रेलवे की पटरियां बिछ रही थी। तो हुआ क्या, वहां पे बड़ी मोटी मोटी ईंटें निकल रही थी। तो इंजीनियर ने देखा, कहा यार ईंटा अच्छा है, उसको हजारों ईंटें वहां से उखाड़ उखाड़ के रेलवे पटरी पे बिछा दिया गया। लेकिन जब बाद में यह डीप स्टडी किया गया, जब खनन से या पुरातत्व के लोग वहां गए, उन्होंने कहा खनिए मत, ये बड़ी अच्छी सभ्यता है, यहाँ तो पूरा नगर बसा हुआ है। जब उन्होंने वहां के आसपास के इलाकों को खोदा तो देखा एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था, और इसलिए वहां पे ईंटें उखाड़ना बंद कर दिया गया। और भारत सरकार द्वारा, या उस समय जो सरकार थी, ब्रिटिश सत्ता थी, उसने उस स्थल को पुरातत्व स्थल का नामकरण किया या पुरातत्व स्थल से नामकरण दिया उसका, और उसका नाम रखा गया हड़प्पा। ठीक है, क्या नाम रखा गया? हड़प्पा। तो इस प्रकार हड़प्पा स्थल की खोज होती है, और हड़प्पा स्थल से ही हड़प्पा सभ्यता की हमें जानकारी प्राप्त होती है। दो व्यक्ति प्रमुख थे, एक थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, जिनको ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता यही थे। दूसरे थे राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने बाद में हड़प्पा स्थल में ही, मतलब ये पूरे इलाके में एक शहर खोजा जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये शहर बड़ा बहुत प्यारा शहर था, इसको उन्होंने खोजा था। किसको? मोहनजोदड़ो को। किसने? राखलदास बनर्जी ने। और दयाराम साहनी ने खोजा था हड़प्पा स्थल को। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम मोटा मोटा बात करें तो हड़प्पा सभ्यता कब आई थी या सिंधु सभ्यता कब आई थी? लगभग 4700 से 3900 पीरियड के दौरान इसकी खोज हुई थी। या मतलब खोज तो अभी हुई है, लेकिन उस समय ये सभ्यता विकसित थी ऐसा माना जाता है, और इस सभ्यता के खोजकर्ता ये दो लोग थे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हड़प्पा स्थल इतना फेमस क्यों था, या इतना फेमस इसके होने के पीछे क्या क्या रीजन थे। देखिए, सबसे पहली बात करें, यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत ही उत्तम थी। देखिए, हड़प्पा जो नगर था, इसके जो पश्चिमी इलाके थे, ठीक है, यानी कि जैसे पूरा शहर बसा हुआ है, इसका जो पश्चिमी इलाका था वो छोटा था। छोटा के साथ साथ ये ऊंचाई पर था, मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पे ये बना था, जिसको क्या कहा गया? दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, दुर्ग।
क्या कहा जाता था? दुर्ग। यानी कि आप कह सकते हो जैसे मान लीजिए दो इलाके हैं, एक इलाका थोड़ा सा ऊंचा था, एक थोड़ा सा नीचे था। जो ऊंचा था उसको कहा गया दुर्ग, और ये इलाका छोटा था। साथ ही साथ जो पूर्वी इलाके थे वो बड़े थे, ठीक है, बड़े मतलब इनका विस्तार ज्यादा था। और उसके साथ साथ ये नीचे थे, नीचे मतलब इनका जो आप कह सकते हो ऊंचाई इनसे कम थी, और इनको कहा जाता था नगर। क्या कहा जाता था? नगर। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के नगर दो भाग में विभाजित थे। पहला जो थोड़ा ऊंचा था लेकिन छोटा था एरिया में, उसको हम कहते थे दुर्ग। दूसरा जो था वो विस्तार उसका ज्यादा था लेकिन नीचे था, उसको हम क्या कहते थे? नगर। ठीक है, आगे हम बढ़े तो देखिए इतनी अच्छी अच्छी विशेषताएं थी। यहां पर घर के हर घर के सामने नाली बनी थी, ठीक है, छोटी छोटी नालियां बनी थी, उसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। और ये छोटी छोटी नालियां जाकर के सड़क के किनारे या लगे सड़कों पर लगे बड़ी नालियों से मिलते थे। ठीक है, देखिए सिस्टम देखिए कितना अच्छा था, बड़ी नालियों से मिलते थे। और फिर ये सभी की सभी नालियां जाकर के बड़े नाले से कनेक्ट हो जाती थी, और ये नाला शहर से बाहर जो गंदगी है, कूड़ा कचरा वाला पानी है, उसको बाहर फेंक देता था। जैसे आप मोटा मोटा समझिए, अगर मान लीजिए ये घर है, ठीक है, मान लीजिए घर के बगल ये क्या हो गया? ये नाली हो गई। अब ये नाली का कनेक्शन हो गया कहाँ? इस सड़क वाली मेन नाली से। ठीक है, सड़क वाली मेन नाली से कनेक्शन हो गया किसका? इसका। और ये नाली बड़े नाले से कनेक्ट हो जाती थी, किससे? बड़े नाले से। और ये बड़ा नाला पूरी पूरी गंदगी क्या करता था? शहर से बाहर फेंक देता था। ठीक है, ये सुव्यवस्था थी कहाँ? हड़प्पा जो सभ्यता है या हड़प्पा जो शहर है, वहां पे ये व्यवस्था थी। तो ऑब्वियस सी बात है ये व्यवस्था आपकी मोहनजोदड़ो में भी होगी, क्योंकि मोहनजोदड़ो सबसे विकसित शहर माना जाता था हड़प्पा सभ्यता का। क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे बड़ा यहाँ का जो स्नानागार पाया गया है, स्नानागार मतलब नहाने का बाथरूम, ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये स्नानागार देखिए, इसमें दोनों दो तरफ सीढ़ियां थी, दो तरफ सीढ़ी बनी थी मतलब उतरने चढ़ने के लिए, और साथ ही साथ इसके चारों तरफ पास में चारों तरफ कमरे बने थे। ठीक है, कमरे मतलब रूम, जैसे नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए कपड़े वहां पे बने थे। और इसमें एक बार यूज करने के बाद पानी को बहा देता था, यानी कि गंदा पानी को हटा देते थे, नया पानी भरते थे। और ऐसा माना जाता है कि जब कोई विशेष अवसर पड़ता था तब इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्नानागार देखने को कहाँ मिला है? आपका मोहनजोदड़ो में। क्लियर हुआ? बहुत बड़ा अन्नागार भी देखने को मिला है, वो भी कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी किसकी? हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की, या आप कह सकते हो कि जो हड़प्पा सभ्यता हमारी है वहां पे जो जगह थे उसकी ये विशेषताएं थी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही साथ देखिए कालीबंगा, दो जगह है, कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल। यहां पर राख के प्रमाण मिले हैं। राख यानी कि आप मोटा मोटा कह सकते हो आग के प्रमाण आपको देखने को मिले हैं। कहां से? कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा और लोथल से हड़प्पा सभ्यता संबंधित या हड़प्पा संस्कृति संबंधित क्या आपको देखने को मिलते हैं? आग मिलता है या राख मिलता है। ठीक है, जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ यहाँ पर क्या थे? आग के प्रमाण थे। ठीक है, और ये राख आपके अग्निकुंड में, अग्निकुंड मतलब जैसे यहाँ पे यज्ञ वगैरह होते थे तो अग्निकुंड में ये राख आपको देखने को मिलती है। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, साथ ही साथ आप ये ध्यान रखे रहिएगा यहाँ पर मनके प्राप्त हुए हैं। मनके मतलब हीरे जवाहरात। लाल मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं, लाल मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। लाल मिट्टी के बर्तन के बाद फेयंस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फेयंस।
फेयंस बिल्कुल जैसे कि शंख होता है, शंख जैसा ही था, लेकिन शंख हो गया या मोती हो गया उसको हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं, लेकिन फेयंस को बनाया जाता, हाथ से उसको बना सकते थे। और इस फेयंस की मदद से ही मिट्टी के बर्तन हो गए, मनके हो गए, छोटे मोटे हथियार हो गए, उनको बनाए जाते थे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फेयंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए अब इसके बाद में काले डिजाइन के आपको यहाँ पे कुछ बर्तन देखने को मिलते हैं, मतलब बर्तन पे काली डिजाइन बनी है लेकिन लाल मिट्टी की ये बर्तन है। अब ये मुख्य रूप से जो स्थल है या जो चीजें प्राप्त हुई हैं ये आपकी सिंधु नदी के आसपास के इलाके हैं, जैसे कि पंजाब का इलाका। ठीक है, पंजाब जो हमारा है, पंजाब इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, तो पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब ये दोनों जगहों पे ये स्थल देखने को मिलते हैं। इसके बाद में राजस्थान में, कहां पे, राजस्थान में, राजस्थान के बाद आपको गुजरात में, गुजरात के बाद में आपको हरियाणा में, यहां पर ये स्थल आपको देखने को मिलते हैं। कौन से स्थल, ये सब जो है, ठीक है, इनके आपको साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ गुजरात का देखिए, गुजरात में हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता संबंधित सबसे जो विकसित शहर है वो उसकी खोज हुई है धौलावीरा। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में, एक सेकंड, जो सबसे हाँ धौलावीरा। ठीक है, देखिए गुजरात में हड़प्पा संबंधित सबसे जो अच्छा शहर है वो कौन है, धौलावीरा। इसके साथ साथ लोथल बंदरगाह, जो लोथल जगह हमने आपको बताया था अभी जहां से आपको अग्निकुंड मिले थे, लोथल बंदरगाह यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस लोथल बंदरगाह पे मनके पाए गए हैं, यानी कि बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं या बहुमूल्य रत्न देखने को मिले हैं। अर्थात इस बात से जानकारी मिलती है कि ये बंदरगाह आयात निर्यात में उपयोगी था, यानी कि जो सामान खरीदे और बेचे जाते थे, देश से जो सामान बाहर जाए, बाहर से यहाँ आए, उसके लिए ये बंदरगाह रिस्पॉन्सिबल था। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, देखिए चूंकि बंदरगाह की बात आई है, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात, आयात मतलब क्या चीजें लेते थे, क्या चीजें देते थे। जैसे हमारे यहाँ अनाज वगैरह पैदावार होती थी, तो अनाज को बेच करके वहां से बहुमूल्य चीजें लाते थे। उस समय कांसे की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और कांसे को तांबा से बनाया जाता, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन से मिला करके हमको बनाया जाता था कांसा। और कांसा हथियार के रूप में, बर्तन के रूप में बहुत प्रयोग होता था। कांसे तांबे को हड़प्पा सभ्यता के लोग खरीदते थे। कहां से खरीदते थे, ओमान से, कहां से, ओमान से और राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान और ओमान से खरीदते थे। बात करें टीन की, टीन को ईरान से और अफगानिस्तान से। ठीक है, टीन को ईरान और अफगानिस्तान से खरीद करके, ये ध्यान रखिएगा, तांबा बहुत पूछता है ये प्रश्न, तांबा को ओमान और राजस्थान से खरीदते थे। टीन को कहां से खरीदते थे, ईरान और अफगानिस्तान से, और इन दोनों को मिला के बनाते थे कांसा। ठीक है, साथ ही साथ सोने का जो व्यापार होता था, सोना यानी कि गोल्ड, इसको कर्नाटक से खरीदते थे। कहां से, कर्नाटक, क्योंकि भारत के इधर नीचे कर्नाटक है, ये तो ऊपर है सिंधु, यहां से हम लोग खरीद के उसको लेके जाते थे। ठीक है, इसके बाद में बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर जैसे हीरा, मूंगा, पन्ना वगैरह, बहुमूल्य पत्थर ये खरीदते थे गुजरात से। ठीक है, कहां से, गुजरात से और ईरान से। गुजरात और ईरान से बहुमूल्य पत्थर हड़प्पा सभ्यता के लोग खरीदते थे और उसको क्या करते थे, देते थे। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो आपकी खरीद के आयात और निर्यात करते थे, या आप कह सकते हो व्यापार वगैरह होता था। क्लियर हुआ, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप और किताबों से पढ़े होंगे तो काफी चीजें आपको लग रहा होगा मिस हो रही हैं, जरूर हो रही होंगी, लेकिन हमें अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि सिलेबस इतना ब्रॉड है आप कवर नहीं कर पाएंगे अगर आप अन्य बुक को देखेंगे।
हमें केवल एनसीईआरटी फोकस रहना है, जहां से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, हमारे क्वेश्चन में नहीं छूटेंगे और कम टाइम हमारे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हमने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता की कैसे उत्पत्ति हुई, ये विशेषताएं के बाद में कैसे व्यापार होता था, इसके विषय में डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए, धीरे धीरे इस सभ्यता जब ऐसे विकास हुआ, विकास होने के बाद में क्योंकि ये सभ्यता नदी के किनारे थी, तो ऐसा माना जाता है कि ये सभ्यता अचानक से गायब क्यों हो गई। ठीक है, सभ्यता का जो अंत हुआ अचानक से कैसे हुआ। तो कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे बाहरी आक्रमण हुआ, बाहरी आक्रमणकारियों ने यहाँ के शहर को तहस नहस कर दिया और सबको मार डाला, इसलिए खराब हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गया, बाढ़ आने की वजह से पूरा का पूरा इलाका तहस नहस हो गया। आज तक कोई साक्ष्य या आप कह सकते हो कि कोई भी जो वैलिड प्रमाण पत्र है या कह सकते हो कोई भी वैध जानकारी नहीं है कि ये वास्तव में कैसे नष्ट हुआ था। लेकिन ये सभ्यता लगभग 800 साल तक चली थी, 4700 से लेके 3900 तक चली। उसके बाद इस सभ्यता का अंत हो जाता है और इसका एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण ऋग्वेद में कहा गया है, जो कि हमारी पुस्तक है ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले होती है इस पुस्तक में। और ये पुस्तक प्राक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, प्राक संस्कृत भाषा या इसको आप कहते हो प्राक संस्कृत भाषा के साथ साथ वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ की रचना होती है और इस ग्रंथ में हड़प्पा सभ्यता का जिक्र किया गया है, जो कि 3500 साल पहले बनी थी। साथ ही साथ ये हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 1000 श्लोक लिखे गए हैं या 1000 प्रार्थनाएं लिखी गई हैं देवताओं को खुश करने के लिए। इन प्रार्थनाओं को हम क्या बोलते हैं, सूक्त बोलते हैं। मुख्य रूप से ये प्रार्थनाएं अग्निदेव के लिए हैं। अग्निदेव मतलब जो अग्नि के देवता हैं। इंद्रदेव के लिए हैं। इंद्रदेव मतलब जो युद्धों के देवता हैं। साथ ही साथ सोमदेव के लिए है। ठीक है, सोमदेव क्या है, एक वृक्ष है जिससे सोम रस प्राप्त होता है। तो ये 3 देवताओं के लिए ये सूक्तियां लिखी गई हैं। ये बात आप ध्यान रखे रहेगा। किसका मतलब किस पुस्तक में, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में ही ऋषि विश्वामित्र और 2 जो वहां पे नदी थी व्यास और सतलज, उनके वार्तालाप की भी चर्चा की गई है। ध्यान रखे रहेगा, ऋग्वेद में विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है या जो चर्चा परिचर्चा हुई है, उसके विषय में भी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा, यहां हमने देखा कि भाई ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है सबसे पुराना ग्रंथ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये हुई कि ताड़ के पत्रों पे, भोज पत्रों पे लिखा गया है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कल ही मैंने आपको बताया था। उसके साथ साथ इसकी जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इसमें 1000 प्रार्थनाएं लगभग लिखी गई हैं जो 3 देवताओं को समर्पित हैं। ज्यादातर युद्ध के देवता इंद्र और अग्नि के देवता, साथ ही साथ सोम यानी कि जो सोम रस के स्वामी हैं वो है सोम देवता। ठीक है, ये 3 देवताओं को ये पूरी आपकी चीजें लिखी गई हैं। इसके साथ साथ कुछ और ग्रंथ देखने को मिलते हैं हमें, जैसे सामवेद के बाद यजुर्वेद और लास्ट में हमारा आता है अथर्ववेद। ठीक है, तो भारतीय सभ्यता में या आप कह सकते हो कि हिंदू ग्रंथों में 4 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, ठीक है, सबसे पुराना ग्रंथ यही है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 4 वेद हमें देखने को मिलते हैं। बाकी मैंने आपको भाषा तो आपको बता ही दी है। ठीक है, चलिए एक चीज और, ऋग्वेद में जो यहाँ के मानव लोग थे, जो जनसंख्या थी या जो लोग थे, इनको जन कहा गया है। ठीक है, जन, या इनको विश्व कहा गया है, विश्व। ठीक है, जन और विश्व, उसे विश्व नहीं विश्व है, केवल विश्व। ठीक है, जन या विश्व, यानी कि ऋग्वेद में जन और विश्व जो शब्द उपयोग किया गया है, जो शब्द यूज किया गया है, वो विशेष रूप से
जनता के लिए या लोगों के लिए ही किया गया है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे सभ्यता हमने देखा, विशेषता हमने देखा, साथ ही साथ कुछ स्थल महत्वपूर्ण देखे, आयात निर्यात देखा, और अब सभ्यता का अंत हमने देखा। अंत को हमने प्रमाणित भी किया किससे? ऋग्वेद से, यानी कि किताब से। किताब के साथ साथ कुछ ऐसे हमें डेड बॉडीज कह सकते हो आप या समाधियां मिली हैं, जिन समाधियों से भी ये निष्कर्ष निकलता है या इस सभ्यता के होने का प्रमाण मिलता है। जैसे कि उन समाधियों में एक महत्वपूर्ण समाधि हमें देखने को मिलती है। उसमें क्या हुआ है देखिए, जो ताबूत हमें मिले हैं, ताबूत, ताबूत मतलब शवाधान। ठीक है, शवाधान मतलब जैसे कि जो आपके जहां पे बॉडी दफनाई जाती है। देखिए ये ताबूत कुछ ऐसे मिले हैं। देखिए ताबूत को बनाया गया है, चारों तरफ पत्थर इसके रखे गए हैं। ठीक है, ताबूत के चारों तरफ पत्थर रखे गए हैं, लेकिन ये हिस्सा खाली छोड़ा गया है। ठीक है, ये हिस्सा खाली छोड़ा गया है, ऐसे पाइप से इसमें अंदर आप आ सकते हो। ठीक है, तो कुछ विशेष आपको समाधियां मिलती हैं या मिली हैं, जिनमें यहाँ पे एक होल छोड़ा गया है ताकि फ्यूचर में इस जो भी व्यक्ति मरा है इसके परिवार को इस होल के कारण इसी में दफनाया जा सके या उसको बराबर टाइम टाइम भोजन दिया जा सके। ठीक है, इससे इस बात का सबूत मिलता है कि ये लोग सामाजिक थे और जन्म मरण पे भरोसा करते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे शव मिले हैं या कुछ ऐसे आपको डेड बॉडी देखने को मिलेगी जहां पे एक होल बना हुआ है जिससे हम सामान अंदर डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखे रहिएगा कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, देखिए क्या क्या रखा गया है। मिट्टी के बर्तन, साथ में घोड़े को दफनाया गया। जैसे मान लीजिए कोई गया युद्ध करने, वो मर गया, उसका घोड़ा भी मर गया, तो उसको यहाँ दफना दिया गया। इसके हथियार ये सब साथ में दफनाए गए हैं। ये आपको ऐसे शव देखने को मिलते हैं जो इस बात का सबूत है या जो इस बात का तथ्य है कि कुछ समय पहले हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, वहां पर सैनिक भी थे जो मारे जाते थे, तो उनको सम्मान के साथ ऐसे आपको सम्मान के साथ उनको क्या किया जाता था, सम्मान से उनको दफनाया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ ब्रह्मगिरी, देखिए देखिए शव को देखिए, इनसे क्या जानकारी मिलती है आप खुद समझिएगा। देखिए ब्रह्मगिरी में जो हमें शव मिला है, जो हमें शव या आप कह सकते हो जो कब्र मिली है, इसमें 33 प्रकार के मनके हैं। मनके मतलब सोने के बर्तन। सोचिए 33 प्रकार के। जैसे अगर नॉर्मल व्यक्ति मरता है तो क्या हुआ, चलिए ठीक है बहुत खुश है, कोई तो थोड़े बहुत जो गहने वगैरह पहनता है या पहनती है उसको दफना देंगे, लेकिन यह 33 प्रकार के गहने हैं। अर्थात ये इस बात की जानकारी देता है कि जब कोई विशेष व्यक्ति मरता था, जैसे मुखिया हो गया, राजा हो गया, तब उसको विशेष कब्र में दफनाया जाता था, साथ ही साथ उसकी विशेष प्रयोग की जाने वाली चीजों को भी दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये आपका कहाँ मिला है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मगिरी जो जगह है वहां पर जो भी डेड बॉडी मिली है या जो शव मिला है उस पे या उसमें 33 प्रकार के आपको जवाहरात देखने को मिलते हैं, जो इस बात का सबूत देते हैं कि ये कोई विशेष परिवार का व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, तीसरी जो विशेष चौंकाने वाली बात है वो है इनाम गांव। देखिए इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव ही है ना भाई, हाँ इनाम गांव। देखिए इनाम गांव आपका भीमा नदी तट पे है, भीमा नदी तट पर है। अब इसकी विशेषता समझिएगा। देखिए इस पे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और भोजन, मिट्टी के बर्तन और भोजन सहित इस गांव में बहुत सारे शव मिले हैं, अनगिनत। ठीक है, बहुत सारे शव, यानी कि आप कह सकते हो कि बहुत सारे कंकाल, बहुत सारे कब्रें मिली हैं, जहां पे दर के दर हर जगह एकदम आप देखेंगे, यहां तक कि एक कब्र में कई सारे लोग दफनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि कब्रों का गांव कहा जाता है इसको, यानी कि मौत का टीला की मोहनजोदाड़ो है। लेकिन आप समझने के लिए भी जान सकते हो कि जो कंकाल है पूरा कंकालों का घर है, यानी कि ये गांव में एक दो नहीं
कई सारे आपको कब्रें मिली हैं, कई सारे आपको डेड बॉडीज मिली हैं, जो कि इस बात का प्रमाण देती है कि यहाँ पे अचानक से कोई ना कोई घटना घटी होगी, जिससे सब के सब लोग एक साथ ही समाप्त हो गए। ठीक है, सब के सब लोग एक साथ ही समाप्त हो गए। तो इनाम गांव को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मौत का गांव। ठीक है, बहुत सारी डेड बॉडी यहाँ पे एक ही दिन या एक ही समय पे हो गई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लियर होता है, कौन सा? हड़प्पा सभ्यता नगर वाला। ठीक है, साथ ही साथ एक पॉइंट और ध्यान रखे रहिएगा, लगभग 2000 साल पहले 2000 साल पहले एक वैद्य थे चरक, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी चरक संहिता, और उसमें इन्होंने बताया था कि मनुष्य को 360 हड्डियां होती हैं। क्योंकि अब यह प्रमाणित हो गया है कि 206 हड्डियां होती हैं, तो क्या चरक ने गलत बताया था? नहीं, चरक ने 360 हड्डियां ऐसे गिनी थी क्योंकि उस समय जो कुछ हड्डियां बाद में ज्वाइंट हो जाती हैं, जो अलग अलग रहती हैं, उन्होंने सब हड्डियों को गिन के बताया था 360। बाद में ये देखा भी गया कि जो नवजात शिशु या जो नया बच्चा होता है तो उसको 370 हड्डियां होती हैं। सोचिए, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इस व्यक्ति ने इतनी सही गणना दी थी, इसलिए इनको शैल चिकित्सा में बहुत उच्च दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो चरक कौन थे? चरक एक वैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, और इन्होंने सबसे पहले मानव शरीर की हड्डियों के विषय में बताया था। क्लियर? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एसएस की क्लास। इसके आगे हम लोग अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे या अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।